कल क्या क्या कंप्लीट कर लिया था हमने, याद है किसी को? हरिओम कृष्ण विजय। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टाइम कम है इसीलिए। कल हमने शक्ति पंचक तक कर लिया था, आज हम करेंगे प्रत्यक्ष पंचक। प्रत्यक्ष पंचक में आते हैं हमारे 5 कर्म, 5 काम, चंद्रमा की कलाएं, सूर्य की पीपीटी शेयर नहीं कलाएं। की मैम आपने, पीपीटी शेयर नहीं की। सॉरी सॉरी। दिमाग से निकल गया। चलिए हो रही है अभी? हाँ मैम। ठीक है, तो हमने पिछली बार पढ़ लिया था शक्ति पंचक तक। अब आगे पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष पंचक, जिसमें 5 कर्म, 5 काम, चंद्रमा की कलाएं, सूर्य की और अग्नि की कलाएं आती हैं। सबसे पहले 5 कर्म हैं, जिसमें जिसके गुण है शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति, अदृष्ट फल देने वाले। तो शुभ और अशुभ तो आप सभी को पता होगा, बताइए। यस मैम, शुभ मतलब अच्छे कर्म होते हैं, अशुभ मतलब बुरे कर्म। हाँ जी। यश से क्या समझते हैं आप? यश कीर्ति मतलब जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें जो प्रसिद्धि प्राप्त होती है उसे यश कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो अपकीर्ति इसी का उल्टा है, अपयश। मतलब जैसे हमें यश मिला है और लेकिन हमें नहीं मिला, तो उसका उल्टा हो जाएगा अपयश, अपकीर्ति, हमें कीर्ति नहीं मिली है। अदृष्ट फल देने वाले, ठीक है। अदृष्ट जो फल हमें इस जन्म में नहीं, अगले मतलब वहां पे परलोक में जाके जो हमें फल मिलेंगे, मतलब परलोक में जो फलदायक होते हैं वो अदृष्ट फल देने वाले हैं। शुभ अशुभ भी अदृष्ट फल देने वाले हैं। इसके बाद है काम। काम होता है रति, इस मतलब काम के गुण होते हैं रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना, आतुरता। काम से क्या समझते हैं आप? इच्छा जो भी हमारे मन में किसी भी कार्य को लेकर होती है। किसी काम को करते थे, इसको इच्छा की कामना करते हैं, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, कामना जैसे, ठीक है, इच्छा भी बोल सकते हैं। तो इसके गुण है रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना और आतुरता। रति होता है स्त्री पुरुष के परस्पर सानिध्य में सुख की जो अनुभूति होती है, उसे रति कहते हैं। प्रीति होती है एक तरह से प्रेम, क्रीड़ा खेलना, कामना इच्छा, आतुरता किसी काम को करने की बहुत ज्यादा जल्दी होना, आतुरता। ठीक है, ये सारे आपके काम के गुण हैं। कर्म हो गया मैम काम। रति का क्या बताया है? रति रति का क्या बताया बताया? है स्त्री पुरुष के जब परस्पर सानिध्य में जो सुख की अनुभूति होती है, जो स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, जब जो सुख की प्राप्ति होती है, वो रति कहलाती है। इसके बाद एक समझ आया आपको दोनों चीजें, कर्म और काम? आगे बढ़े। चंद्रमा की कलाएं। तो चंद्रमा की 17 कलाएं हैं। उल्लोला, कल्लोलिनी, उच्चलंती, उन्मादिनी, तरंगिनी, शोषिणी, लंपटा, प्रवृत्ति, लहरी, लोल, लेलिहाना, प्रसरंती, प्रवाह, सौम्या, प्रसन्ना, प्लवंती, निवृत्ति। ठीक है, निवृत्ति बोलते हैं अमृत फल देने वाली। तो उल्लोला का मतलब होता है योग प्रवृत्ति संवर्धक, जो मतलब योग की प्रवृत्ति है उसको बढ़ाएगी, वो होता है आपका उल्लोला। इसके बाद है कल्लोलिनी। कल्लोलिनी होती है मौज मस्ती कराने वाली। ठीक है, उल्लोला हो जाएगी आपकी योग में जो आपको इंटरेस्ट बढ़ाएगी। कल्लोलिनी हो जाएगी आपकी जिसमें आप मौज मस्ती में लगे रहेंगे। जैसे बचपन में जो होते हैं पढ़ाई से ज्यादा, आज के टाइम का बच्चा तो एडवांस हो गया है, लेकिन पहले के बच्चे जो होते थे वो खेल कूद में टाइम व्यतीत करते थे।
एग्जाम आया उसके टाइम पे रटना शुरू करते थे। तो वो किसकी वजह से था? कल्लोलिनी की वजह। उच्चलंती, ऊर्ध्व गति देने वाली कला। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर गति देने वाली उच्चलंती होता है। जब हम बैठकर उठते हैं तो ये मतलब नीचे से हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं, तो उस टाइम कौन सा गुण कार्य करता है? उच्चलंती करता है, ठीक है। उन्मादिनी, उन्मादिनी का अर्थ होता है भोग हेतु पागल के समान बना देने वाली कला। उन्मादिनी कहलाती है कि हमें बहुत सारा भोग मिल जाए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल को, रहने को, देखने को। वो किस वजह से होती है? उन्मादनी। एक तरह से पागलपन छा जाना। अब जैसे हम पढ़ने बैठ रहे हैं, हमें आदत है डेली मोबाइल चलाने की, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की, यूट्यूब स्क्रॉल करने की, तो हम बैठेंगे बैठेंगे लेकिन हमारे अंदर एकदम से उन्मादिनी का, ठीक है, भोग हेतु पागल। पढ़ाई हम अभी थोड़ी देर में करते हैं, 5 मिनट फोन चला लेते हैं, 5 मिनट का कब 30 मिनट और 45 मिनट हो जाता है पता नहीं चलता। तो उन्मादिनी समझ आया? भोग हेतु पागल के समान बना देने वाली कला। तरंगिनी, मन में लहरें उत्पन्न करने वाली कला। मन में जो विचार लहरें मतलब विचार उठने वाली, तरंगिनी इसका गुण है चंद्रमा का। तो उसका अर्थ होता है तरंगिनी का मन में करने वाली कला। फिर आता है आपका शोषिणी, मन को शुष्क बनाने वाली कला। शोषिणी मतलब शोषण करने वाली, मतलब सोखने वाली कला, ठीक है। शुष्क बनाएगी तब वो चीजों को सोख पाएगी। और यह किसकी बात चल रही है? मन की, जिससे कि मन ज्यादा चीजें ऑब्जर्व कर सके, उस वजह से ये शोषती है। इसके बाद है नियंत्रित गति वाली कला। प्रवृत्ति, विषय भोगों में हर्षजनक कला। विषय के भोगों में हर्षजनक मतलब विषय के भोगों को बहुत जल्दी जल्दी से, मतलब खुशी से भोगना विषयों को, वो होती है आपकी प्रवृत्ति। लंपटा होती है अनियंत्रित गति, ठीक है, कहीं किसी भी कार्य को करने की अनियंत्रित गति होना। लहरी, लहरों के समान वक्र गति वाली कला। चंचल, लोल का मतलब चंचल। विषय रस का आस्वाद कराने वाली कला। विषय रस का आस्वाद कराने वाली कला कौन सी हो जाएगी? ले लिहाना, ले लिहाना। प्रसरंती, प्रसार, ठीक है, प्रसार का मतलब, तो प्रसरंती इसका भी मतलब हुआ फैलने वाली कला। प्रवाह, प्रवाह मतलब किसी चीज का बहना, जैसे जल में प्रवाह बोलते हैं, प्रवाहित करने वाली कला। सौम्य, औषधियों में प्रशस्त गुणों का आधान करने वाली कला, ठीक है। सौम्य जो औषधि में गुण होते हैं उनको जो डालती है वो होती है सौम्य कला। फिर है प्रसन्न, खुशी वाली कला, ठीक है, पर ऊपर प्रवाहित होने वाली कला। प्लाविनी मुद्रा पढ़ी होगी, उसमें हम पेट में हवा भर लेते हैं और हम जल में तैरने की वो आ जाते हैं हमारे अंदर शक्ति, तो उससे वो कर सकते हैं कोरिलेट। प्लवंती, ऊपर ऊपर प्रवाहित होने वाली कला। निवृत्ति होती है आपकी अमृत फल देने वाली कला। तो इसके मीनिंग अगर याद होंगे तो थोड़ा सा इजी हो, डायरेक्ट रट भी सकते हैं। मीनिंग हो पता हो वो भी अच्छी बात है। बाकी चंद्रमा की कलाएं आप डायरेक्ट ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। और लोला कलर जब तीनों एक साथ पढ़ेंगे तो आपको इसमें डिफरेंस दिखाई देगा चंद्रमा की कलाओं में। जैसे अग्नि की में सारी जलने वाली कला वो चीजें हैं, ऐसे सूर्य की है। और जैसे हमने चंद्रमा में पढ़ा था प्रसरंती, तो सूर्य में आ जाएगा आकुंचनी, ठीक है। इसमें भी शोषणी था, इसमें भी शोषणी है। उग्रा, ग्रासिका, तापिनी। तो सूर्य की कलाएं हैं तापिनी, ग्रासिका, उग्रा, आकुंचनी, शोषिनी, प्रबोधिनी, स्मरा, आकर्षिणी, तुष्टिवर्धिनी, ऊर्मी रेखा, किरणवंती, किरणवती, प्रभावती, स्वप्रकाशता। तो सूर्य की कलाओं के ठीक है, सूर्य की कलाओं के अर्थ लिख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। तापिनी होता है उष्णता उत्पन्न करने वाली।
आपको बाहर से शोर आ रहा है कोई? जी मैम। हाँ मैम, सब्जी वाले का। 5 मिनट, 5 मिनट ऐसे जाने दे देते हैं, 1-2 मिनट, फिर करते हैं कंटिन्यू। मैम स्लाइड दिखाइए, तब तक लिख लेंगे। ओके, थैंक यू। ज्यादा साउंड नहीं आ रहा है मैम बाहर से। हाँ मैम, उतना भी हाँ नहीं मैम, आवाज चलिए। दिक्कत उतना नहीं हो। मैम, प्लवंती और कल्लोलिनी का क्या मतलब, एक बार और बता दीजिए। प्लवंती होता है ऊपर ऊपर बहने वाली। उल्लोला का बताया था मैंने, योग में प्रवृत्त करने वाली। उसका उल्टा है कल्लोलिनी, मौज मस्ती वाली। किसका कल्लोलिनी किसका है उल्टा, इसका क्या? कल्लोलिनी, उल्लोला का बताया था मैंने, जो योग प्रवृत्ति में लगाए, आपको योग के मार्ग पर चलाए, वो होती है आपकी उल्लोला। कल्लोलिनी होती है आपकी इसका उल्टा, मतलब आप उस सभी काम को छोड़ के मौज मस्ती में लगे रहे, खेल कूद में लगे रहे, वो होती है आपकी कल्लोलिनी। प्लवंती मैंने प्लाविनी मुद्रा से बताया था कि प्लाविनी मुद्रा करने के बाद हम पानी में ऊपर तैरने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है। तो ऐसे ही प्लवंती हो जाएगा, ऊपर ऊपर, सतह के ऊपर ऊपर प्रवाहित करने की कला। मैम, इसमें क्वेश्चन क्या आता है? इसमें नाम दे दिया जाएगा, जैसे शोषिनी किसकी कला है, चंद्रमा की, सूर्य की, अग्नि की, या फिर मैचिंग आ जाएगा, अग्नि के आगे कोई सी उसकी एक गुण दे दी जाएगी, ठीक है, सूर्य के आगे उसका एक गुण दे दिया जाएगा। बाकी देखा जाए तो बस सिद्धांत पद्धति से क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार मैंने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले थे कि पढ़ाने के एंड में एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो मैंने देखा कि जिस साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो एक बार तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति से, जैसे पिछली बार नहीं बना था, लेकिन एक बार बनता है। तो इस बार सिद्ध सिद्धांत पद्धति से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल बन सकते हैं। तो एक बार आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सूर्य की कलाएं पे थे हम। तापिनी, जो उष्णता गर्मी प्रदान करें। राशिका, ग्रस लेने वाली, समाप्त कर देने वाली, जैसे कि अंधकार को ये ग्रस लेती है, ठीक है। सूर्य की जो ये कला है, यदि अंधकार के अंधेरे में डाली जाए तो अंधकार को ग्रस लेगी, मतलब निगल लेगी। तो वो होती है आपकी ग्रासिका, ग्रस लेने वाली कला। इसके बाद है उग्रा, जैसे उग्र रूप देखा होगा आपने सूर्य का, आजकल देखने को मिल रहा है गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में। तो उसकी वजह, इसके इस गुण की वजह से हम लोग गर्मी में ही परेशान होते हैं, उग्रा। इसके बाद है आपका आकुंचनी, सिकोड़ने वाली कला। अब धूप में आप कुछ भी रखिए, सिकुड़ जाता है, ठीक है। शोषिणी, सुख देने वाली, जब हम सर्दियों में रहते हैं, यहाँ पे शोषिणी का अर्थ आ गया सुख देने वाली, ठीक है। इधर ऊपर वाला शोषणी का था मन को शुष्क बनाने वाली, और यहाँ पे इस वाले शोषणी का अर्थ है सुख देने वाली कला, ठीक है। इसके बाद है प्रबोधिनी, जगाने और खिलाने वाली कला, ठीक है। जगाना और खिलाना कैसे ले सकते हैं हम, जब सुबह को उठते हैं, हार्मोन्स की भी बात की जाती है, साइंटिस्ट ने भी बताया है कि जब हमारे अंदर सेरोटोनिन हार्मोन की वृद्धि होती है तो हम उठते हैं। तो सूर्य क्या करता है, सूर्य की किरणों की वजह से ही वो ग्लैंड एक्टिव होती है और हमारे अंदर वो हार्मोन रिलीज करती है। तो प्रबोधिनी से संबंधित है आपका जगाने और खिलाने वाली कला, जो हमें जगाने का काम भी सूर्य करता है, तो उसका है प्रबोधिनी, ठीक है। स्मरा है, स्मरा मतलब स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली कला। आकर्षणी, विटामिन डी से ले सकते हैं। आकर्षणी, अपनी ओर खींचने वाली कला। पुष्टिवर्धिनी, प्रसन्नता बढ़ाने वाली कला। ऊर्मी, आयु का परिमाण बनाने वाली कला। ठीक है, तो स्मरा हो गई स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली कला।
आकर्षणी हो जाएगा अपनी ओर खींचने वाली कला, आकर्षित करने वाली कला। पुष्टिवर्धनी प्रसन्नता बढ़ाने वाली कला। ऊर्मी आयु का परिमाण बनाने वाली कला। किरणवती किरणों का विस्तार करने वाली कला। अब आकर्षणी समझ सकते हैं, सूर्य कितना सुंदर लगता है तो आकर्षित करता है सुबह शाम में जब रेड कलर का होता है। तुष्टिवर्धनी आप समझ सकते हैं, प्रसन्नता बढ़ाने वाली कला। जब सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं तो कितनी खुशी मिलती है, और जब सर्दियों में धूप देखने को नहीं मिलती और अचानक से मिल जाए तब भी हमें बहुत खुशी मिलती है। इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। ऊर्मी आयु परिमाण बनाने वाली कला, जैसे हमारी कुंडली वगैरह बनती है उसमें भी आयु ग्रहों के अकॉर्डिंग होती है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। ऊर्मी रेखा आयु बनाने वाली कला। किरणवती किरणों का विस्तार करने वाली कला। अब किरणों को तो यही सूर्य ही छोड़ता है, तो किरणवती भी यही कहलाएगा। किरण किरण इसके पास है, उसका विस्तार भी यही करता है। प्रभावती प्रकाश देने वाली कला भी यही है, चंद्रमा तक को यही प्रकाश देता है सूर्य, तो प्रभावती कहलाई जाएगी। स्व प्रकाश तक, खुद से प्रकाशित हो जो, ठीक है। स्व मतलब स्वयं से, प्रकाशता मतलब प्रकाशित हो। तो ये सूर्य की कलाएं हैं। इसमें किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, फिर अग्नि की कलाएं देखेंगे। कुछ लिखना छूट गया हो तो पूछ लीजिए। उल्लोला का समझाइए मैम, उल्लोला पहला चंद्रमा के कलाओं में। हाँ, उल्लोला है आपका जो योग में प्रवृत्ति, तीसरी बार बता रही हूँ मैं, ठीक है। जो योग में आपको लगाने में, जैसे आप देखिए जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आप गुस्से में हैं, ठीक है, आपके अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता है, तो आप गुस्से में कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए चंद्रमा की कला का होना भी आवश्यक है एक योगी में, उल्लोला का। या उल्लोला क्या करती है, योग प्रवृत्ति में आपको लगाने का कार्य करती है, ठीक है। आप योग के मार्ग पर उल्लोला की वजह से चलते हैं, ठीक है। मैम ये स्मरा का एक बार बताइए। स्मरा स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली है। मैंने विटामिन डी से बोला था कि विटामिन डी ब्रेन के लिए भी काफी अच्छा होता है, बोन्स के लिए भी। अग्नि की कलाएं, चलें आगे बढ़े। दीपिका राजिका, बस इस वाले में थोड़ा प्रत्यक्ष पंचक में है थोड़ा चीजें, उसके बाद तो इजी इजी हैं, तो थोड़ा धैर्य बना के एक बार देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो अग्नि की कला में आ जाएगा आपका दीपिका, प्रकाश देने वाली, ठीक है। दीपक भी हम अग्नि से जलाते हैं, उससे याद रखेंगे। दीपिका एक तरह से प्रकाश देने वाली, इसका अर्थ हो जाएगा प्रकाश देने वाली। ज्वालिनी हो जाएगा ज्वाला, ज्वाला युक्त, सॉरी, दीपिका के बाद राजिका है, ठीक है। अभी ज्वालिनी देख लेते हैं। ज्वाला युक्त स्फुलिंगिनी, चिंगारियां बिखेरने वाली स्फुलिंगिनी, ठीक है। ज्वालिनी ज्वाला युक्त, ज्वाला आग को ही बोलते हैं। स्फुलिंगिनी चिंगारी, तो चिंगारी भी छोड़ती है हमारी अग्नि। प्रचंडा अतिशय प्रचंड रूप, अतिशय तप्त करने वाली, अतिशय मतलब बहुत ज्यादा गर्म कर देने वाली, मतलब अग्नि का जो प्रचंड रूप होता है प्रचंडा, वो प्रचंडा है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करने वाली। पाचिका पकाने वाली, हम भोजन में अग्नि में ही पकाते हैं। रौद्री रुद्र रूप धारण करने वाली, ठीक है। इसके बाद है आपका दाहिका, जला देने वाली। रागिनी, रागिणी है, ये बिंदी नहीं है यहाँ पे, रागिणी है, तो रंग बदल देने वाली रंगों को बदलने वाली हो जाएगी आपकी रागिणी। और शिखावती का अर्थ होता है लपट निकालने वाली। ये वाली कला नहीं है। इसकी जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दीपिका ज्वालिनी। इसमें राजिका का मीनिंग नहीं है, लेकिन श्लोक में दिया है दीपिका राजिका ज्वालिनी विस्फुलिंगिनी प्रचंडा पाचिका रौद्र दाहिका रागिणी शिखावती इत्यग्ने 10 कला एकादशी ज्योति। 11 कलाएं हैं, राजिका का इसमें अर्थ नहीं बताया गया है। राजिका का अर्थ होता है शोभा प्रदान करने वाली, ठीक है।
ये छूट गया था ना। तो इसका अर्थ होता है शोभा प्रदान करने वाली। तो दीपिका का समझ आ गया आपको, जो प्रकाश देने वाली। राजिका होता है शोभा प्रदान करने वाली। ज्वालिनी ज्वाला युक्त। विस्फुलिंगिनी चिंगारियों वाला। प्रचंडा प्रचंड रूप ले लेती है। पाचिका जो भोजन पकाए। रौद्री रौद्र रूप धारण करने वाली। दाहिका जला देने वाली। रागिणी रंग बदलने वाली, फिर कभी पीली हो जाएगी कभी लाल हो जाएगी तो रंग बदलती है। शिखावती लपट जिसमें निकलती है। और ज्योति, ठीक है, ये आपकी 11 कलाएं हो जाएंगी। समझ आए आपको अग्नि की कलाएं? इसमें कंफ्यूजन था, मैंने क्लियर कर दिया। ये भी है इसके अंदर। राजिका जिसका अर्थ होता है शोभा प्रदान करने वाली। समझ आए तीनों चीजें, चंद्रमा सूर्य और अग्नि। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाड़ी के 10 द्वार। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? जी मैम ठीक है। चलिए, नाड़ियों के 10 द्वार और उनका वर्णन। ये प्रत्यक्ष पंचक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब हमारा आता है नाड़ियों के 10 द्वार और उनका विवरण। तो इसमें 10 नाड़ियों के 10 द्वार बताए गए हैं। इड़ा पिंगला जो हमारे नासिका में होते हैं। सुषुम्ना सरस्वती पूषा अलम्बुषा गांधारी हस्तिजीवा कुहू शंखिनी। और कहाँ पे इनका वर्णन मिलता है 10 नाड़ियों का? हठयोग प्रदीपिका शिव संहिता। शिव संहिता में। और भी जगह मिलता है, जब गोरक्ष संहिता में देख सकते हैं आप, सेम है। योग चूड़ामणि में भी सेम है। तो आप एक बार कंपैरिजन देख लेंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ईड़ा नाक में पिंगला नाक में। गोरक्ष संहिता में सही बोला है। सुषुम्ना हमारे ईड़ा पिंगला के मध्य में बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं मेरुदंड से ब्रह्मरंध्र की तक की ओर, ठीक है। और सरस्वती आपके मुख में, सरस्वती नहीं है आपके इसमें, गोरक्ष संहिता में देख सकते हैं। मुख में कौन सी बताई गई है? अलम्बुषा। बहुत सारा डिफरेंस है सिद्ध सिद्धांत पद्धति और बाकी की उसमें। बाकी गोरक्ष संहिता और ये देखा जाए योग चूड़ामणि तो बिल्कुल सेम है, लेकिन सिद्ध सिद्धांत पद्धति इनसे अलग है थोड़ा। तो अब हम इसके देख लेते हैं। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, इसके बाद सरस्वती और पूषा अलम्बुषा, गांधारी हस्तिजीवा कुहू शंखिनी। तो इड़ा हमारी नाक में बताई गई है। पिंगला भी नाक में बताई गई है। सुषुम्ना मेरुदंड से ब्रह्मरंध्र तक बताए गए। मेरुदंड मतलब स्पाइन। ब्रह्मरंध्र कहाँ पे पाया जाता है आपका? सहस्त्रार में मैम। विस्तार क्षेत्र। ठीक है, जो हमारे हेड में होता है वहां तक ले लेते हैं एच। तो हमारे जो स्पाइन से हेड तक है वो आपकी सुषुम्ना कहलाएगी। इसके बाद हम मुख में सरस्वती बोलते हैं। मुंह जुबान पर तुम्हारी सरस्वती बैठ जाएगी, बुरा बुरा मत बोलो, तो उससे याद रख लेंगे। मुख में आपकी सरस्वती होती है। पूषा आपके नेत्र में और अलम्बुषा भी आपके नेत्र में। गांधारी हस्तिजीवा कान कान, कुहू गुदा और शंखिनी लिंग, ठीक है। ये हमारी नाड़ियां हैं और उनके 10 द्वार हैं। इसके बाद दोनों तो बुक गोरक्ष संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति इनके द्वारा है ना, गोरक्ष नाम से, फिर अलग अलग क्यों है? पता नहीं, इन्होंने अलग अलग ही बताया है। बुक तो एक में लिखी है। हाँ जी, काफी सारी चीजें सिमिलर मिल जाते हैं, काफी सारी चीजें अलग अलग मिलती हैं। अब है अलम्बुसा में आपके, अंतर है मैम ना। हाँ जी, अलम्बुसा में उसमें इसमें नेत्र बता दिया है, उसमें गोरक्ष में बता दिया है मुख में। हाँ जी, थोड़ा सा अंतर है, वो आप देख लीजिएगा। मतलब आपको क्या करना चाहिए? कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए किस किस की। एक तो 8 ग्रंथ और आपके योग उपनिषद, ये दोनों में काफी सारी चीजें सिमिलर मिलती हैं। तो इन दोनों चीजों को आप एक साथ पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब है आपका वायु। वायु अर्थात प्राण। तो 10 वायु बताई गई हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय।
ठीक है, तो इनका स्थान देख लेते हैं। प्राण का होता है आपका हृदय में, अपान का गुदा में, समान नाभि, व्यान संपूर्ण शरीर में, उदान कंठ या तालु में, नाग सभी अंगों में। गोरक्ष संहिता में पढ़ा था मैंने, नाग मुख में बताया था। कूर्म आंख में, क्रकल देवदत्त धनंजय, इनका स्थान नहीं बताया है, केवल कार्य बताया गया है सीधे सिद्धांत पद्धति में। ठीक है, तो हृदय का कार्य क्या होता है? श्वास प्रश्वास होता है, हकार और सकार ध्वनि युक्त है। जब हम हंस सोहम वाला जो है हंस विद्या बोलते हैं किसी किसी में से, किसी किसी में ओंकार, गोरक्ष संहिता में कुछ और बोला है, तो कहीं कहीं पे हंस विद्या बोलते सोहम है ना, सोहम सोहम। जब हम सांस भरे तो सो बोले, और सांस छोड़े तो हम बोले। तो हकार, ह और स ध्वनि युक्त हमारा प्राण है। जब सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो इस तरह से ध्वनि युक्त है। श्वास प्रश्वास हमारा प्राण की वजह से होता है। इसके बाद है रेचक पूरक, कुंभक में सहयोगी है हमारा अपान, गुदा में जो होता है। जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली, आहार एवं रस का पाचन करने वाली समान है। ठीक है, नाभि में होते है जठराग्नि, उसे प्रदीप्त कौन करेगा? समान प्राण। और आहार एवं रस का पाचन करने वाला भी आपका समान कहलाएगा। व्यान होता है शोषण एवं वृद्धि का हेतु। अब जब संपूर्ण प्राण में है तो संपूर्ण शरीर में है ये वाला प्राण, तो पूरे शरीर की वो ठेका लेगा ये व्यान। तो इस वजह से इसका कार्य हो जाएगा शोषण और वृद्धि। सारे जो जितनी चीजें हम खाएंगे जब हमारा पच जाएगा उसको एब्जॉर्ब करना, और जितनी भी हमारी ग्रोथ होती है, शोषण मतलब एब्जॉर्ब करना, वृद्धि मतलब ग्रोथ, तो जितनी भी शोषण और वृद्धि होगी वो हमारा व्यान करेगा, संपूर्ण शरीर में है इसीलिए। उदान है आपको कंठ या तालु, तो इससे संबंधित कार्य हो जाएंगे निगलना, वमन मतलब वॉमिटिंग, वार्तालाप बोलना। तो ये सारी चीजें हमारे गले से, खाना हम गले से निगल रहे हैं, वमन भी हमारे गले के थ्रू ही हो रहा है, कंठ के थ्रू। और इसके बाद आ जाए वार्तालाप भी, हम बोल भी लैरिंग्स के जरिए रहे हैं जो हमारे कंठ के आसपास पाया जाता है। ठीक है, तो ये उदान हो जाएगा। राधिका जी आपने हैंड रेज किया था बाय मिस्टेक। चलिए, तो नाग समझ उदान समझ आया। जितने भी कंठ से संबंधित कार्य होंगे ये आपके उदान में आ जाएंगे। नाग सभी अंगों में पाया जाता है, तो सभी अंगों का संचालन आपका नाग प्राण करेगा। कूर्म आंख में होता है, तो आंख से संबंधित होंगी शरीर में कंपन, और पलकों का खुलना व बंद होना। ठीक है, पलकों का आंख से संबंधित कार्य है, तो शरीर में कंपन भी हमारा कूर्म की वजह से होता है। अब कुछ हमने डरावनी चीज देख ली तो हम कांपेंगे आंखों की वजह से, तो अगर हमें सुना भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जितना देखने से पड़ता है कुछ भी चीजें देख के। प्रकल, प्रकल मतलब डकार और भूख हेतु। कहीं पे कहीं कहीं पे आप पढ़ो प्रकल का छींक से भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया डकार व भूख। देवदत्त जम्भाई के लिए होता है। धनंजय नाद प्रकट करने हेतु। ठीक है, नाद प्रकट होने का हेतु होता है। धनंजय का एक और गुण बताया जाता है कि सबसे लास्ट में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है धनंजय। तो अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, अलग टॉपिक है, नर और नारी पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 10 वायु के संपर्क से, पहले तो हमने प्रकृति पिंड पढ़ा था जहां पे हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा को देखने मात्र से स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई। अब उसमें हम प्राण डाल देंगे तो 10 वायु के संपर्क से इसकी उत्पत्ति बता दी गई है। ठीक है, नर और नारी पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई? 10 वायु के संपर्क से नर नारी पिंड की उत्पत्ति हुई है। अब स्थूल शरीर की उत्पत्ति का क्रम क्या है? तो सबसे पहले गर्भाशय में पिंड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऋतु काल में मतलब मंथली साइकिल में स्त्री एवं पुरुष का संयोग, रजस और वीर्य। रजस बोलते हैं जो हमारा ओवम होता है, वीर्य होता है हमारा स्पर्म। तो मिलने से जन्म लेने वाला प्राणी मुख्यतः मनुष्य की प्रथम उत्पत्ति कलल के रूप में, सबसे पहले बनेगा, आपको कलल याद रखेंगे। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो प्राणी मुख्यतः मनुष्य की प्रथम उत्पत्ति कलल के रूप में, हम जो हमारा वो है
एनाटॉमी वगैरह है, साइंस पढ़ते हैं, उसमें एग बनता है इन दोनों से, और यहाँ पे बनता है कलल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एग को इन्होंने कलल बोल दिया हो। ठीक है, तो अब देखिए पूरे 10 महीने की प्रोसीजर बता रहे हैं इस सिद्धांत पद्धति में, कितने समय में क्या चीज उत्पन्न होती है एक बच्चे में। तो समय बता रहे हैं पहले दिन में ही कलल की उत्पत्ति, जो हमने ऊपर भी पढ़ा, कलल बनेगा। उसके बाद 1 सप्ताह में, पूरे 7 दिन में बुदबुद के रूप में बनेगा। ठीक है, एक मांस की तरह, जैसे मांस का लोथड़ा होता है उस तरह से बनेगा। फिर आता है आधे महीने में, मतलब 30 दिन में आपका गोलाकार पिंड बन जाएगा। उसमें बाहर की लेयर हो जाएगी, अंदर कुछ भरा होगा, ये गोलाकार पिंड बन जाएगा। ठीक है, 30 दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है आपका 1 महीने में, सॉरी ये 15 दिन था, मैंने कहा है आज दिमाग। आधे महीने में आप लोग एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, ना बता रहे हैं गलतियों का। आधे महीने में गोलाकार पिंड बन जाएगा, 1 महीने में कठोर पिंड बन जाएगा। ठीक है, समझ आया? 1 महीने तक, 1 महीने का प्रोसीजर। सबसे पहले कलल बनेगा, फिर बुदबुद के रूप में बनेगा, गोलाकार पिंड बनेगा, और फिर कठोर पिंड बनेगा। वही कठोर पिंड क्या बन जाएगा? आपका सिर बन जाएगा। ठीक है, 60 दिन में, 2 महीने में आपका सिर बन जाएगा। फिर आता है 3 महीने में। 3 महीने में कितने दिन होंगे? 90 दिन। 90। इसमें आपके बनेंगे धीरे धीरे हाथ और पैर। ठीक है, सबसे पहले आपका सिर बना, और फिर आपके हाथ और पैर बन गए। ठीक है, बीच का शरीर अभी नहीं बना है। अब है आपका 4 महीने में कितने दिन? 120 दिन। हाँ, 120। इसमें आपके बनेंगे नेत्र, कान, नाक, मुख, लिंग और गुदा। तो इसमें पहले जो फेस, सिर से संबंधित चीजें आ जाएंगी, नेत्र, ठीक है, कान, नाक और मुख। बाकी 2 चीजें हमारी यहाँ पे बनेगी, लिंग और गुदा। इसके बाद अब 5 महीने, 5 महीने में 150। 150। हाँ जी, 150। वेरी गुड, 150। इसमें आपकी बनेगी पीठ और पेट। तो आपके जो बन जाएगा, ये वाला हिस्सा बन गया। ठीक है, पीठ और पेट दोनों बन गया आपका, ये पेट भी बन गया और इसके पीछे का जो मेरुदंड है वो भी बन गया। अब है आपका 6 महीने में नख और बाल बनेंगे। तो बाल बन गए इसके, और नाखून भी बनेंगे। ठीक है, 6 महीने में हो जाएंगे 180। 180 दिन। वेरी गुड, एक्टिव हो गए हैं आप अभी। ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा, ये सारी चीजें बन गई, एक तरह से शरीर बन गया आपका। अब इसमें क्या आएगी? चेतना आ जाएगी। कितना क्यूट सा बच्चा बना है हमारा। ठीक है, चेतना। तो अभी तक तो एक तरह से स्थूल शरीर ही बना था, इसके अंदर अब इसके बाद आ जाएगी 7 महीने में चेतना, 2 10 डेज में। फिर 8 महीने में बन जाएंगे, सभी लक्षणों से युक्त हो जाएगा। 9 महीने में संपूर्ण शरीर से युक्त हो जाएगा। 10 महीने में योनि मार्ग से निकले हुए एक अज्ञानी बालक के रूप में जन्म लेता है। प्रॉपर एक बच्चे का डेवलपमेंट देखा जाए तो 9 महीने में होता है। ठीक है, आज के टाइम में 7 और 8 में चेतना होते ही, बच्चे में आते ही, मतलब किसी किसी को बच्चा हो जाता है। 8 महीने में लक्षणों से युक्त हो जाता है, और 9 महीने में संपूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है। क्लियर है सभी को? यस ये मैम। चीजें मैम जैसे कि इसमें मंथ्स बताए हैं और इतने डेज में मतलब ये चीजें बनती हैं, लेकिन सपोज जो कई बार प्री मैच्योर चीजें हो जाती हैं तो उसमें ये चीजें नहीं डेवलप हो पाती हैं क्या, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो? वो पैदा होने के बाद होती हैं फिर डेवलप। जब बच्चा बाहर आ जाता है उसके बाद देखा होगा, ज्ञान भी मिलता है उसे, सभी लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, तो वो चीजें पैदा होने के बाद हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आए आपको? 10 महीने का प्रोसीजर। Yes, ma'am। आगे बढ़े। ठीक है, अब ये टॉपिक है आपका पुत्र पुत्री नपुंसक अपंग संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो पुत्र की उत्पत्ति कैसे होगी? जब
वीर्य अधिक होगा। पुत्री की उत्पत्ति होगी जब रजस की अधिकता होगी। नपुंसक जब दोनों समान मात्रा में होंगे। वीर्य और रजस समझ आ रहा है? वीर्य स्पर्म हो जाएगा, रजस आपका ओवम हो जाएगा। ठीक है। और जब दोनों समान हो जाएंगे तो नपुंसक की उत्पत्ति होगी। और विकृत संतान जब स्त्री या पुरुष में किसी एक या दोनों के व्याकुल होने पर संतान अंधी, कुबड़ी, वामन मतलब बंदर जैसी, लंगड़ी, अंगहीन जन्म लेती है। ठीक है। विकृत संतान कब होगी? जब व्याकुल हो जाएंगे, जो समूह कर रहे होंगे उस टाइम व्याकुल हो जाएंगे, तो आपकी विकृत संतान की उत्पत्ति होती है। पुत्र की जब वीर्य अधिक हो, पुत्री रजस अधिक हो, नपुंसक दोनों समान हो जाए। जैसे गे होता है, लेस्बियन होता है, आज के टाइम में बहुत चल रहा है ये वाला सीन नपुंसक वाला, तो जब समान होंगे। ठीक है। उत्तम एवं स्वस्थ संतान के लिए संभोग काल में स्त्री और पुरुष दोनों को प्रसन्न और शांत होना आवश्यक है। ठीक है। प्रसन्न और शांत होना चाहिए अगर प्रॉपर चीजें मतलब नपुंसक वगैरह या विकृत से बचना हो तो। इसके बाद जुड़वा कैसे होती हैं? तो रति क्रिया के समय अर्थात संभोग के समय अंगों के परस्पर दबने के कारण जब वीर्य योनि में एक से अधिक बार गिरता है तब 2 या 3 संतान का जन्म होता है, जिसे हम जुड़वा भी कहते हैं। ठीक है। शिशु के शरीर में धातुओं का भार बताते हैं। अब 10 धातुएं बताई गई हैं सीधे सिद्धांत पद्धति में। कौन कौन सी? शुक्र, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, पित्त, कफ, वात, हड्डी और उनकी संधियां, रोम, छिद्र। वैसे नॉर्मली आपने आयुर्वेद वगैरह में कितनी धातुएं पढ़ी हैं? 7। 7 मैम। सब तो धातु मैम यहाँ पे हैं। मतलब त्रिदोष को भी धातु के अंदर में लिया गया है, हाँ जी, हाँ जी। जैसे वात पित्त का। वात पित्त कफ नहीं, का रोम रोम छिद्र भी है ना, रोम छिद्र उधर नहीं है। चलिए 7 धातु बताएंगे पहले आप। अस्थि, रस, मज्जा। रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस नहीं है यहाँ पे, रस मिक्सिंग है ना, उसकी जगह रस पे नहीं और रोम छिद्र भी नहीं है। हाँ उधर नहीं है नहीं, रोम छिद्र। यहाँ पे रस की जगह पे रोम छिद्र ले लीजिए। वात पित्त कफ आ जाएगा एक्स्ट्रा में, 3 धातु, ये त्रिदोष 3 धातु में ले ली गई है। तो रस की जगह पे रोम छिद्र आ जाएगा, बाकी की 6 आपकी एज इट इज रहेंगी। इस तरह से याद हो गई होंगी आपको तो धातु, रोम, छिद्र, 3 चीजें एक्स्ट्रा हो गई हैं। अब इनका और क्रम क्रम भी अलग है ना। शुक्र उसका 7वां धातु है, ये पहले ही आ गया शुक्र। मैम ये रस, सीक्वेंस रक्त, यही देखना पड़ेगा क्या इसमें, जो सीक्वेंस सीक्वेंस इसमें देखना दिया पड़ेगा। है? हाँ, हाँ जी, यही वाला देखना पड़ेगा, बुक के अकॉर्डिंग है ना। तो एक बार आप आउटलाइन भी याद करेंगे, क्या पता इससे क्वेश्चन बन जाए, तो आउटलाइन से भी बनता है। वैसे मैंने देखा सिद्धांत पद्धति से क्वेश्चंस आउटलाइन से बनते हैं, बाकी सीक्वेंस से भी बन सकते हैं क्योंकि एडवांस होता जा रहा है एनटीए का। जो चीजें आप छोड़ देते हैं उससे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया आपका, महाभारत, रामायण, बाकी सब उपनिषद में, योग दर्शन में, इसकी तरफ सभी लोग भागते हैं। लेकिन अब जो है एनटीए वाला उन चीजों से भी क्वेश्चन बना रहा है जो चीजें पहले वो नहीं लेता था सिलेबस में, मतलब क्वेश्चन बनाते टाइम। तो आपको ओवरऑल 30 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी। 10 यूनिट योगा की प्रॉपर पढ़नी पड़ेंगी, 10 यूनिट पेपर 1 की पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। तो शुक्र के भार बताया गया है 3.5 पल। एक पल में 225 ग्राम होता है। रक्त का है 20 पल, मेद का है 12, मज्जा का है 10, मांस 100, पित्त 10, कफ और वात 20-20 पल, हड्डी और उनकी संधियां 360। सबसे ज्यादा भार इन्हीं का होता है, सबसे कम भार होता है शुक्र का। इसके बाद आता है आपका रोम छिद्र, 3.5 करोड़, गिनती काउंटिंग में बताए गए हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैम ये पल मतलब क्या? कोई कुछ बोल रहे थे? पल मैंने बताया ग्राम तो में, 223 ग्राम, सॉरी 225 ग्राम। एक पल में 225 ग्राम होता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब एक तरह से पल यूनिट है आपकी। जब भी तस्ती पढ़ते हैं लंबाई के लिए, जब हम धोती पढ़ते हैं, है ना, उसी तरह से पल है आपका। खाली सिर्फ पल पल बोले थे मैम, मैडम क्या बोले अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। एक भी तस्ती में कितने मीटर होते हैं बताएंगे आप? 9 होते हैं मैम।
एक हाँ मीटर। ठीक है नहीं होगा उस मैम ना, मीटर कहाँ हो पाएगा मैम, इंच हो पाएगा ना। हाँ इंच। 9 इंच। कितने इंच? 9 इंच मैम, एक 9 इंच। ठीक है, बितस्ते। तो एक वितस्ते में 9 इंच होते हैं, उसी तरह से एक पल में 225 ग्राम होते हैं। क्लियर है? और मैम जो रक्त बताए हैं, 20 पल बताया, उसमें ग्राम में नहीं करना है क्या, शायद ऐसा नहीं बनाना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएगा, वो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए दिया गया है बस ग्राम। आपको एज इट इज जैसे ग्रंथ में बताया कितने पल बताया है, रक्त का 20 पल, इतना ही याद कीजिए आप। ठीक है, क्लियर है सभी को ये वाली चीज? मैम ऊपर का 3.5 पल है ना, क्या 5.5 है? 5 है या 3? 3 3 3 है, वो 3 ओके 3.5। हाँ जी, ठीक है, समझ आया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो 3.5 इन करोड़ क्या है मैम ये? प्रेम रोम बिन छिद्र, रोम छिद्र। रोम छिद्र। रोम छिद्र। हाँ अच्छा, जी। रोम छिद्र है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो हैंड राइटिंग खराब है क्या मेरी? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, जो छिद्र द का एक छ का वो मालूम नहीं है, दिद्रा से मालूम हो रहा है, इसलिए मैं बोल। अच्छा, अच्छा है, सुंदर है मैम आपका। थैंक यू। ठीक है, इन 10 धातुओं से शरीर बनता है, इस प्रकार गर्भ में नर नारी पिंड की उत्पत्ति होती है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप देखें तो मैम इसमें और भी चीजें बताई गई। हाँ हेलो जी। मैम, सॉरी मैडम मेरा पहला थोड़ा रह गया। वो 10 वायु का बताया ना आपने, कुछ 10 वायु के संयोग, फर्स्ट वाला वो थोड़ा बताइए। यहाँ पे हाँ, वो 10 वायु के संयोग से कुछ तो बताया। वो आपने प्राण में पढ़ा है ना? ये संपर्क में नर नारी पिंड की उत्पत्ति हुई है, ये वाला। हाँ यस, वही। ठीक है ठीक है। मैम, ये यहाँ तक महीना, हमारा। हाँ जी। मैडम महीना क्या है? महीना का एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। शुक्र धातु ये हो गया। हाँ, ये महीना का, ये क्या है? 12 महीने, 10 10 महीना। महीने। ओके। बच्चों की उत्पत्ति के लिए हाँ जी। पुत्र या पुत्री, मैम पुत्र यहाँ या साढ़े पुत्री का तीन और एक बार मेरे को रिपीट करते क्या मैम? थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से मेरे को सुनाई नहीं आया। ये है, पुत्र की उत्पत्ति तब होगी जब आप इसमें वीर्य की अधिकता होगी, संभोग के पश्चात। संभोग के पश्चात में जुबान थोथला रही है, सॉरी। संभोग के पश्चात जो वीर्य है एंड में वो ज्यादा हो जाएगा ओवरी में आपका। ठीक है, गर्भाशय में वीर्य ज्यादा होगा तो आपके पुत्र की प्राप्ति होगी। रजस की अधिकता होगी तो आपको पुत्री की प्राप्ति होगी। ठीक है, और जब दोनों ही समान हो जाएंगे तब आपको नपुंसक की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो विकृत संतान की उत्पत्ति होगी आपकी जब व्याकुल हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर ओके हुआ? मैम। और ओके कोई ओके। डाउट है तो बता दीजिए। मैम 3.5 करोड़ क्या और बता रहे थे मैम। रोम छिद्र धातुओं में है, ये रात का मैम, रोम छिद्र। हाँ जी। मैम ट्रिंगल है का अपना जुड़वा कैसा होता है? जुड़वा ये वाला है, जब दबते हैं अंग तब वीर्य योनि में एक से अधिक बार गिरता है। ठीक है, तब 2 या हाँ। 3 संतान की उत्पत्ति होती है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो अब हम हमारा आता है सेकंड चैप्टर। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, थोड़ा सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, सब इसी महीने हम कंप्लीट कर लेंगे फिर सिलेबस। 5 मिनट देख लेते हैं बस। तो सेकंड चैप्टर है आपका पिंड विचार। इसमें 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 व्योम के विषय में पढ़ेंगे। योग बीज में भी आपने 5 व्योम पढ़े थे। आकाश बताइए, अभी क्विज हुआ था, किस किसी ने अटेंड किया था, याद है? आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्य आकाश। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब हम बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में 9 चक्र हैं। ब्रह्म स्वादिष्ठान नाभि, ब्रह्म को ही यहाँ पे मूलाधार बोला गया है।
ठीक है। मूलाधार ही आपका ब्रह्म है। स्वादिष्ठान पश्चिमाभिमुख लिंग है। नाभि चक्र नाभि अनाहत हृदय कंठ चंद्र व सूर्य नाड़ी के मध्य सुषुम्ना में। घंटी तालु चक्र घंटी के मूल के निकट राजदंत है। भू चक्र आज्ञा चक्र निर्माण ब्रह्म चक्र और आकाश 16 पंखुड़ियां। तो ये 4 चक्र हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, इनके पीठ हैं ये। तो ब्रह्म चक्र देखते हैं, मूलाधार जो कि हमारा गुदा में पाया जाता है। मूलाधार हमारा गुदा में पाया जाता है। स्वादिष्ठान हमारा लिंग में पाया जाता है। नाभि चक्र हमारा नाभि में, अनाहत हृदय में, और इसमें 8 दल होते हैं। कंठ चक्र हमारा सूर्य व चंद्र, इड़ा और पिंगला समझ आता है, वही से ही हम सूर्य और चंद्र बोलते हैं, है ना। तो इड़ा और पिंगला के, सूर्य और चंद्र के मध्य में सुषुम्ना में पाया जाता है आपका कौन सा चक्र है? कंठ चक्र। अभी हमने पढ़ा था सुषुम्ना कहाँ से कहाँ तक है, नाड़ी का द्वार पढ़ा था सुषुम्ना। स्पाइन मूलाधार से से ब्रह्मरंध्र तक। ब्रह्मरंध्र तक, स्पाइन से हेड तक। वेरी गुड। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक पढ़ा था सुषुम्ना का। वहीं पे हमारा क्या होता है? कंठ चक्र होता है। तालु चक्र घंटी के मूल के निकट राजदंत। घंटी का क्या होती है? जो हम आ करते हैं और बीच में एक घंटी का होती है ऐसे, ठीक है, उसके मूल है। ठीक है, मूल यहाँ पे जहाँ पे अटैच है, उसके निकट राजदंत, जो हमारा पैलेट हो गया, उधर बोला जाता है तालु चक्र। ठीक है, समझ आया? जो घंटी का है, जब हम आ करते हैं, बड़ा सा मुंह खोलते हैं, तो हमें एक घंटी का दिखाई देती है पीछे की ओर। उसका जो मूल है, जो उसका बेस है, उसके निकट ही राजदत्त है। मतलब तालु जो हम बोलते हैं, वहीं पे हमारा ये वाला चक्र कहलाएगा तालु चक्र। संखिनी नाड़ी का भी बिल है यहाँ पे, ठीक है। और जो कंठ चक्र है वो हमारा 4 अंगुल विस्तार वाला है। अब है भू चक्र आज्ञा चक्र, जिसे मध्यम चक्र बोलते हैं, और ये अंगुष्ठ मतलब उसके आकार का है, अंगुष्ठ मात्र है। भू चक्र को आज्ञा चक्र बोलते हैं और इसे मध्यम चक्र भी बोलते हैं। आज्ञा चक्र हमारा कहाँ पे होता है? आईब्रो सेंटर में, है ना, इसलिए आप याद रख सकते हैं, मध्यम चक्र भी बोलते हैं इसे। पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ जी, पिट्यूटरी यहाँ पे नहीं होते, पिट्यूटरी ग्लैंड। आप सही से पढ़िएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है एक बार। निर्वाण को बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, ठीक है। और आकाश होता है निर्वाण से भी ऊपर का जो चक्र होता है। 16 पंखुड़ियां होती है इसमें, और इसे पूर्ण गिरिपीठ, ठीक है, जालंधर पीठ, कामरूप पीठ और उडियान पीठ। इतना समझ आया आपको सारे चक्र? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम ये आकाश मतलब कौन सा चक्र की बात कर रहे हैं? ब्रह्मरंध्र से ऊपर एक चक्र होता है, थोड़ा शरीर से हट के होता है, वो आकाश चक्र होता है। मैम एक बार ये सुषुम्ना का और बताइए। सुषुम्ना हमने अभी पीछे पढ़ा था कि सुषुम्ना कहाँ होते हैं आपके स्पाइन से हमारा ब्रह्मरंध्र तक होते, इतना लंबा। और इसमें भी ये सुषुम्ना चक्र कहाँ गया? सुषुम्ना कंठ चक्र, ठीक है। कंठ चक्र हमारा इसी सुषुम्ना में बताया गया है, और 4 अंगुल बताया गया है। 1 2 3 4 ऐसे आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। 4 अंगुल क्या होता है? 4 उंगलियां, तो 4 अंगुल इतना हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए, अपने आप उंगलियां लगा के देखिए, कंठ पे ही बताया है एक तरह से। यहाँ पे आपका जो कंठ चार गला अंगुल है, मैम 4 अंगुल लंबाई के अपना अंतर। हाँ जी, कंठ सुषुम्ना के कंठ क्या बोलते हैं उसको, कंठ चक्र हाँ जी 4 अंगुल अंतर रहेगा क्या, लंबाई रहेगा 4 अंगुल हाँ जी, मैंने लिखा हुआ है 4 अंगुल विस्तार वाला। विस्तार वाला? ओके ओके। हाँ जी, अच्छा, अब मैंने विस्तार बोला वाला। था चंद्र व सूर्य नाड़ी के मध्य में सुषुम्ना में, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं चंद्र और सूर्य नाड़ी के मध्य सुषुम्ना में। इसी में जो ऊपर बताया गया था उसी में है ये वाला कंठ चक्र भी, और ये आपका 4 अंगुल विस्तार वाला है। हाँ हाँ हाँ।
मैम 6th वाला बताइए थोड़ा, तालु चक्र घंटी के मूल के निकट, और फिर क्या है? तालु चक्र आपको एक पिक्चर से समझ आएगा, मैं आपको इसको कल बताती हूँ। ओके। मैम ये कंठ चक्र मतलब सुषुम्ना का मतलब जो स्थान बता रहे हैं क्या कि सुषुम्ना यहाँ में पर ही होता है ये। मतलब हाँ मूलाधार में है ना इसका स्थान, कंठ चक्र यहाँ पे नहीं, ऊपर तक आ रही है ना, पर सुषुम्ना ऊपर तक आ रहा है, ब्रह्मरंध्र तक, तो आप ऊपर वाले हिस्से से ले सकते हैं सुषुम्ना को। मतलब मूलाधार से कंठ चक्र का मतलब क्या स्वाधिष्ठान, ये एक मिनट ब्रह्मरंध्र? रुकिएगा। ब्रह्मरंध्र से कंठ तक जो रहेगा वो रहे। एक मिनट रुकिएगा बस आप। ओके। हाँ, ये वाला मैंने बताया था ना सुषुम्ना के बारे में, मेरुदंड से ब्रह्मरंध्र तक इसका स्थान होता है, याद है आपको? जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो यही चीज मैं वहां पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ब्रह्मरंध्र एक्चुअली किसको बोल रहे हैं, मतलब जहाँ हमारा सहस्त्रार होता है उसे, क्योंकि कंठ चक्र जो आ रहा है ना बीच में वो उसकी वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। कंठ चक्र आपका चंद्र व नाड़ी के मध्य है। चंद्र और सूर्य नाड़ी कौन सी आपकी नोस्ट्रिल से लेते हैं ना आप? यस मैम, राइट एंड लेफ्ट, राइट सूर्य नाड़ी, चंद्र लेफ्ट। हाँ, ये उसके मध्य में सुषुम्ना बता रहे हैं और वहां पे कंठ चक्र है। अब क्लियर हुआ आपको थोड़ा? यस मैम, थोड़ा थोड़ा। मैम और 6th क्या लिखा है आगे? तालु चक्र घंटी के मूल के निकट राजदंत है, हाँ शंखिनी नाड़ी का बिल। ओके ठीक। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी एक डाउट रह गया आपका तालु चक्र, इसे हम कल ले लेंगे। बाकी इनके ध्यान कहाँ पे लगाना और फल क्या है, ये सारी चीजें हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है अभी मैम ये टाइम। पीठ के बारे में बताओगे? पीठ, कामरूपी पीठ वगैरह, पीठ क्या है? हाँ, ये वाला टॉपिक चलिए मैं कल दोबारा कर लेती हूँ, है ना? उसके बाद फिर कल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, पीठ भी बता देंगे और सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि आपकी कंटिन्यू क्लासेस हैं, तो अब टाइम हो गया है, शांति पाठ कर लेते हैं सभी। मैम कमर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? पीडीएफ हाँ सब्जेक्ट मैं का? भेज दूंगी। हाँ हाँ मैं भेज दूंगी, लाइव ग्रुप में है आप? ठीक है ओके। सभी लाइव ग्रुप में होंगे आप, लाइव अगर क्लास डेली ले रहे हैं तो लाइव ग्रुप में होंगे, उसी में आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, प्रियंका जी हैं, लता जी हैं, पवन जी हैं, 3 बार पवन जी हैं। ठीक है, चलिए, चंदन जी भी हैं। शांति पाठ कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, धीरे से सांस भरेंगे। ओम ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी हाथों के बीच में घर्षण करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे से आंख खोल लेंगे, हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। मृदुला जी, आपको कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्लास नहीं है, लिंक नहीं आई है। अच्छा, तो आप रेस्ट कीजिए थोड़ा और सेल्फ स्टडी भी कीजिए, जैसे मैं